अभी हम कर रहे हैं 1 फरवरी 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। ये है आपका पार्ट 3, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 66 तक हमने कर लिया। ये रहेगा 67 से 100 तक। ओके, तो पहला प्रश्न है हमारे सामने। 41 रुपये की धनराशि को 50 व्यक्तियों के मध्य बांटा जाता है, तो प्रत्येक पुरुष को 90 पैसा और प्रत्येक महिलाओं को 50 पैसा मिलता है। ओके, हमें पता लगाना है कि पुरुषों की संख्या कितनी है। तो देखो दोस्तों, हम पुरुषों की संख्या मान लेते हैं कि पुरुष जो है कितने हैं, एक्स है। कितने हैं, एक्स। और महिलाओं की मान लेते हैं कि महिलाएं कितनी हैं, वाई हैं। ओके, महिलाएं कितनी हैं, वाई हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिए हैं 50 व्यक्तियों के मध्य बांटा जाता है, मतलब ये एक्स प्लस वाई कितना, मतलब पुरुष और सभी महिलाओं को मिला लिया जाए तो सभी व्यक्ति कितने हैं, 50। ओके, ये हो जाएगा आपका 50। उसके बाद देखते हैं कि दिया है 41 रुपये की धनराशि जिसमें बांटी जाती है, जिसमें पुरुषों को मिलते हैं 90 पैसे और महिलाओं को मिलते हैं 65 पैसे। तो पुरुषों को मिलते हैं 90 पैसे, मतलब 90 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, पुरुषों को मिलने वाला कुल धन। और 65 इंटू वाई क्या हो जाएगा, महिलाओं को मिलने वाला कुल धन। और कुल धन कितना दिया है, 41 रुपये। दोस्तों 41 रुपये में दिया है और यहाँ पे बात इन्होंने पैसे में करी है, तो इसको हमें पैसे में बदलना होगा। तो 41 रुपये को हम पैसे में बदलेंगे तो हमारे सामने आएगा कितना, 4100। ये हो जाएगा कितना, 4100। हमारे सामने दो समीकरण हैं, इनको आप चाहो तो विलोपन से, आप चाहो तो प्रतिस्थापन से, जो आपको अच्छी लगे उनसे कर सकते हो। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि समीकरण 1 से हम सीधा ही y का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान यहाँ से निकालता हूँ तो ये एक सीधा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स। और इस y के मान को हम यहाँ पे 65y की जगह रख देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 65, y की जगह आ जाएगा 50 माइनस एक्स और सामने रहेगा बराबर में 4100। ओके, आगे देखते हैं। 90x प्लस 65 में 50 का इंटू हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे सामने 3250। 65 में हम करेंगे एक्स का इंटू, वही रहेगा माइनस, तो ये आ जाएगा 65 एक्स बराबर कितना रहेगा, 4100। ओके, अब देखते हैं। माइनस का 65 एक्स है और यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब सामने क्या होगा, प्लस। तो 90 एक्स में से 65 एक्स जाएंगे तो हमारे सामने बचेगा 25 एक्स और सामने रहेगा 4100, और इधर प्लस की संख्या इधर आएगी तो आ जाएगी 3250। ओके, एक्स बराबर 4100 में से 3250 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे सामने 4000, और ये घटाएंगे तो हो जाएंगे 850, और बटे में आएगा कितना, 25। आप चाहें तो 5 से काट सकते हैं, मैं इसको सीधे 25 से काट रहा हूँ। 25 दिए 75, यहाँ पे बचे 10 और 25 चौके 100। एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारे सामने 34, जो कि क्या है, पुरुषों की कुल संख्या। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। आप चाहें तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखकर वाई का मान भी निकाल सकते हैं, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा जो है चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने। एक बल्लेबाज के 20 पारियों में एक निश्चित औसत रन है, 20 पारियों तक की एक निश्चित है ना। उसके बाद में 21वीं पारी वो खेलता है, उसमें उसने 137 रन बनाए, तो उसका औसत 4 रन से बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है कि 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं। हम मानते हैं कि 20 पारियों तक जो उसने खेल ली है, 20 पारियों तक उसका जो औसत है वो कितना है, एक्स है। ओके, और जैसे ही इसमें इसने +1 मतलब एक पारी और खेली, तो 21वीं पारी के बाद इसका जो औसत है वो कितना हो गया, x+4। ओके फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि जब 20 पारियों 21 पारियों में 4 रनों की वृद्धि होगी तो कुल कितने रन चाहिए होंगे, 84। लेकिन इन्होंने बनाए कितने हैं, 137 रन, और केवल 4 रन की वृद्धि के लिए हमको चाहिए 84 रन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर 137 में से 84 माइनस कर लिए जाए तो आएगा कितना, 53। और ये 53 क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक्स का मान आया है कि ये जो है इसके पुराने रन है। ओके फ्रेंड्स, 21 पारियों में 4 रनों की वृद्धि होगी, 84 रन तो कहाँ पे चले जाएंगे, रन बढ़ाने में। ठीक है, तो जो बचे हुए रन है वही रन क्या होंगे, इसके पुराने औसत के बराबर। तो पुराना औसत हमारे सामने आया है कितना, 53। पुराना बोले तो 20वीं पारी तक का। हमसे प्रश्न में 20वीं भी पूछा जा सकता है और 21वीं भी पूछा जा सकता है। तो 20वीं पारी तक का अगर हमसे नहीं पूछा गया इस प्रश्न में, लेकिन इसमें तो पूछा गया है 21वीं पारी के बाद बताओ, तो 20वीं तक का तो आता है हमारे पास एक्स का मान, जो कि कितना है, 53। और 21वीं पारी के बाद का मान आएगा हमारा, इसमें 4 और जोड़ लिए जाएँ तो एक्स में 4 और जोड़ते हैं तो 53 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 57। ठीक है, तो हमारा सही आंसर रहेगा क्या, 57 रन। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो
ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे सवालों में हमें लास्ट वाले को मान लेना है और उसी के आधार पर पूरे प्रश्न को करना है। तो हम सी को मान लेते हैं कि वो कितना है, 100 है। ओके, तो हमको दिया है बी सी से 20% कम है। 20 जो है सी से कितना कम है, 20% में कम है। किसका परसेंटेज निकालेंगे, 100 का। 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही होगा। ओके, तो इससे 20 कम करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 80। आगे हमको दिया है ए बी से 40% अधिक है। ए बी से कितना अधिक है, तो परसेंटेज की बात करूं तो 40 और बी का मान कितना है, 80। तो 80 इंटू हम करेंगे कितना, 80 का 40% निकालेंगे तो हमारे सामने आएगा 8 चौके 32। तो ये जो है बी से कितना अधिक है, 40%। और मान कितना आया, 32। तो 80 प्लस 40 कितने हो जाएंगे हमारे सामने, 112। हमसे पूछा है ए अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो ए का मान है हमारे सामने 112 और इस सी का मान है हमारे सामने 100। जब इनको हम काटेंगे 4 से कट जाएगा तो ये आएगा हमारे सामने 28 और क्या आएगा हमारे सामने 25। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला हमारा सही आंसर है। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 32% का 3/8 ओप का मतलब ही हिंदी में का ही होता है, ओप का 23/27 और यहाँ पर भी का 1575 बराबर में हमको निकालना है कि मान कितना है। मैं इसको लिख लेता हूँ, 32 परसेंटेज का बटे में आ जाएगा 100 इंटू 3/8 इंटू 23/27 इंटू 1575। ठीक है फ्रेंड्स, काटते हैं। 8 चौक हो जाएगा कितना, 32। 3 नब्बे हो जाएंगे आपके कितने, 27। 4 से हम इसको काट लेते हैं 100 को तो आएगा हमारे सामने 25। 25 चौके 100 और इस 25 से हम काट लेते हैं किसको, 1575 को। तो 25 छंग होते हैं 150, बचेंगे 75 और ये हो जाएंगे हमारे सामने 25 तिया 75। आगे देखते हैं 9 तिया 9 साते होते हैं 63। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तो हमको बचा 23 और यहाँ पर बचा है 7। इसके अलावा कोई भी मान नहीं बचा, सब कट गए। तो क्या करना होगा, 23 और बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर भी 23 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा हमारे सामने 7 तिया 21, मतलब इकाई का अंक 1 होना चाहिए ये वाला, और गुणा करोगे तो भी मान आएगा 161 जो है इसका सही आंसर है। आप फर्स्ट आंसर लगाते हो सिर्फ इकाई का अंक देखकर ही लगा लिया करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे पास पेपर में समय बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 28 लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। फ्रेंड्स 28 लड़कों की एक पंक्ति है, इधर से ये होता है आपका बायां और इस साइड होता है आपका क्या, दायां। ठीक है, तो इधर से हम देखते हैं कि ए जो है इस साइड से 19वें स्थान पर है। ओके फ्रेंड्स, इस साइड से यानी कि बाई साइड से 19वें स्थान पर है और बी के लिए दिया है बी दाएं छोर से 13वें स्थान पर। दोस्तों ये 19वें स्थान पर है और इससे आगे कुल संख्या जो है 28 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर 28 में से 19 को कम कर लिया जाए तो हमारे सामने आएगा 9। ठीक है फ्रेंड्स, 9। देखते हैं कि इससे आगे 9 लड़कियां हो रही, कितने हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 हो रहे हैं। तो 10वां कौन होगा आपका, ए होगा। और 13वें स्थान पर कौन है आपका, बी। तो यहाँ पे 11 12 और मैं 13 बना लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये दाएं तरफ से बी जो है 13वें स्थान पर है। प्रश्न में हमसे पूछा है ए और बी के मध्य कितने लड़के हैं। बिल्कुल ही सरल प्रश्न आते हैं। तो ये हमारे सामने है कितने फ्रेंड्स, 2 लड़के हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, 22 लड़कियों की एक पंक्ति में एक्स दाएं छोर से 19वें स्थान पर है और वाई बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। तो एक्स और वाई के बीच में कितनी लड़कियां हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि इधर से मतलब कि बाएं छोर से 19वें स्थान पर, कौन से स्थान पर, 19वें स्थान पर कौन है, एक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 19वें स्थान पर इधर है तो बात इसी की बात करते हैं कि ये दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी, तो 19 पर तो ये है। तो देख लेते हैं 20 21 22। ओके फ्रेंड्स, कि 20 21 22 मतलब 3 पॉइंट और ये इधर कोई कोई होंगे। और दाएं छोर से जो है एक्स कौन से स्थान पर होगी, चौथे स्थान पर। ओके, आगे दिया है वाई बाएं छोर से 21वां है, टोटल 22 है। और वाई बाएं छोर से 21वां है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इधर कोई एक होगा। ओके, और ये यहाँ से इधर इस साइड से जो है कितने नंबर पर है, 21वें नंबर पर है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे दिया है, इन्होंने पूछा है एक्स और वाई के बीच में कितनी लड़कियां हैं। देखो 2 तो ये इधर काउंट हो गए और 4 इधर काउंट हो गए। 4 और 2 कितने हो गए, 6। 6 लोगों को अगर टोटल में से कम कर दिया जाए तो यहाँ पर जो लोग होंगे उनका मान आ जाएगा। ठीक है, तो 22 माइनस 6 करते हैं तो हमारे सामने आता है 16। ओके फ्रेंड्स, आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर सारे ही गलत थे।
ओके, 4 के चारों ही ऑप्शन गलत है। सही आंसर आएगा आपका कितना, 16। ये पेपर वही पेपर है दोस्तों जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके बाद इनमें सुधार होता है, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन पेपर हमको सिर्फ वही दिया जाता है जो कि रियल में एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे उसमें मिस्टेक हो तो भी वो सामने रहती है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने। 25 कक्षा वाले दो आयु दिए गए हैं जिनमें श्रेणी वर्ग हैं। आयु फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति को 0 से 4 तक संख्याकित किया गया है तथा आयु सेकंड को 2 से 5 तक संख्याकित किया गया है। ओके, यहाँ पे 0 से 4 तक और यहाँ पे 5 से 9 तक संख्याकित किया गया है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। इन आयु के कोई भी वर्ग को पहले उनके पंक्ति संख्या फिर उसकी स्तंभ संख्या से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। पहले हमको देखना है कि वो कौन से रो में आ रहा है, यानी पंक्ति संख्या। उसके बाद देखना है हमको किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या। आगे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में 1, 2, 3, 4 जो कि ऑप्शन दिए हैं, संख्या जोड़ी का चयन करें जो दिए गए शब्द का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। दिया गया शब्द है हमको दोस्तों रिस्क। हमको देखना है कि क्या रिस्क जो शब्द दिया है इस आयु में कौन से वाले ऑप्शन पर सही बैठ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर बनना चाहिए फर्स्ट वाले जो नंबर दिया है उससे। देखते हैं 9 में सबसे पहले हमको पंक्ति देखनी है, उसके बाद देखना है स्तंभ। तो 9 में हम सबसे पहले इस वाली पंक्ति की तरफ चलेंगे, उसके बाद देखेंगे हम स्तंभ। ओके, तो 9, 6, 9 से पंक्ति की तरफ चलते हैं और 6 वाले स्तंभ पर आना है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट रुकेगा, यहाँ पर आना चाहिए आर। क्या आर आ रहा है? हम पूरा चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ पहला वाला वर्ड, अगर उसके बाद अगर मैच होता है तो आगे मिलाएंगे। आगे देखते हैं अगला वाला 95 के अगर इस पर मिल रहा है क्या, तो आप देखते हैं कि 9 की रो और 5 का स्तंभ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर हो गया, तो इसके बाद 1, 2 चेक करते हैं। 1 और ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर आना चाहिए था हमारा अगले वर्ड के हिसाब से आई, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एस, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत। आगे देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन हमको क्या दिया है। तीसरा वाला ऑप्शन दिया है हमको 76। ओके, चेक करते हैं 76 आ रहा है क्या, 26 पर आई आ रहा है क्या। तो हम देखते हैं कि 70 और ये 6 पर आ रहा है, मतलब 76 पर तो आ रहा है, तो हम 21 को चेक करते हैं। 21, ये 2 की तो रो और 1 का स्तंभ, यहाँ पर एस आ रहा है, हमको चाहिए था आर। इसका मतलब ये होगा कि ये भी गलत है। अब वैसे तो आप बोलोगे कि चौथा वाला ऑप्शन ही सही होगा सर। ओके, मेरी तरफ से तो वो सही होगा क्योंकि आपने 3 कर ली है, तो आपको चौथा ऑप्शन लगा देना चाहिए बिना चेक किए। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा। पहला वाला ऑप्शन दिया है हमको 59 में, ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ये है 99, अगला है 21 और ये है 77। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलाते हैं। दिया है 59, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 9 पर आर आ रहा है। 9, 9 चेक करना है, ये 9 की पंक्ति और ये 9 का स्तंभ, यहाँ पर आई आ रहा है, ये दोनों सही है। आगे देखते हैं 21, तो 21 पर एस आ रहा है जो भी सही है। यहाँ पे आर आ जाएगा, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा एस। आगे हमको करना है चेक किसको, के लिए 77 को। तो हम देखते हैं 7 और ये 7 बिल्कुल के आ रहा है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 2 डाट वाले फलक के विपरीत कितने डाट होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे वाले प्रश्नों में सबसे पहले हमारे सामने जहाँ पर भी जो पासा दिया हो और जिसमें जो नंबर सेम दिए हो, ऐसे दो पासों को उठा लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सामने 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो इनको लेते हैं, इन दो पासों को हम लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि इसमें किसी भी एक दिशा में हमको मूव करना होता है, तो हम इस वाली में चलते हैं। ओके, तो 2 के विपरीत हो जाएगा आपका कौन, 6। 2 के विपरीत सीधा ही आंसर आएगा हमारे पास, कौन विपरीत हो जाएगा, 6। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये 2 अगर आप चाहो तो चेक करो वरना मत करो। ओके, आगे देखते हैं कि 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 4। 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बचे कौन, 1 और 5, तो ये भी आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ऐसे सवाल को आगे इसलिए चेक करना होता है कि ये जो है 2 के साथ 6 कभी नहीं आएगा, एक ही साथ में कभी नहीं दिखेंगे। 3 के साथ 4 कभी नहीं आएगा और 1 के साथ 5 कभी नहीं आएगा। देखते हैं क्या अगले वाले 2 जो हैं इनमें देखते हैं क्या 2 वाले पासे में आपको 6 दिख रहा है क्या, नहीं ना। 3 वाले जो पासा है इसमें आपको 4 दिख रहा है क्या, नहीं ना। और 1 वाला जो पासा है उसमें आपको 5 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे हमारे पास तो है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हमने चेक किया, हमारा आंसर तो पहली ही स्टेप में आ गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे सामने, प्रश्न है हमारे सामने
एक घन की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, ये जो स्टार दिया है वाले फलक के विपरीत क्या होगा। हमने अभी भी बताया आपको कि कॉमन जो होता है उसको उठाते हैं, तो यहाँ पर M1 कॉमन है और एक ही दिशा में मूव होना है। अगर हम इस दिशा से चल रहे हैं तो हमको इसी दिशा में मूव होना है, तो हम आए हैं M1 से M3 और इधर M1 से M2, तो M2 के विपरीत तो कौन हो जाएगा, M3। अब बचा ही एक है, आप आराम से देख सकते हैं। अगर मूव करके देखना है तो इस टाइप से मूव कर लीजिए, हेस के विपरीत आ जाएगा कौन, आपका स्टार। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है आपको, निश्चित कूट भाषा में स्टैंड STRANDD को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में MIGRANT को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एस से एक्स जो है कितना ज्यादा है, 5 पॉइंट ज्यादा है। ओके, टी से भी आप देखेंगे तो वाई भी कितने पॉइंट ज्यादा है, 5 पॉइंट ज्यादा है। ये भी 5 पॉइंट ज्यादा है, ये भी 5 पॉइंट ज्यादा है। तो दोस्तों मिलाने की जरूरत नहीं, सभी क्या होंगे, 5 पॉइंट ज्यादा होंगे। फिर भी हम आप चेक कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये सभी 5-5 पॉइंट ज्यादा होंगे, तो हम देखते हैं कि MIGRANT से 5 पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। एक मैं आपके लिए निशान बना लेता हूँ। ओके, तो एम से 5 ज्यादा पर कौन आएगा दोस्तों, आर आएगा। ओके, और आई से कौन आ जाएगा, एन। जी से कौन आ जाएगा, एल। और आर से कौन आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू। और ए से कौन आ जाएगा आपका, एफ। और एन से कौन आ जाएगा आपका, एस। और टी से कौन आ जाएगा आपका, वाई। यह वाला हमारा आंसर सही रहेगा। देखते हैं, मिलाते हैं, आर एन एल डब्ल्यू किसमें आ रहा है, आर एन एल आ रहा है, ये गलत है, ये आर से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसमें आ रहा है आर एन एल डब्ल्यू, इसमें भी आ रहा है। आगे मिलाते हैं, एफ एस वाई, तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, दो कथन दिए गए हैं, इसके बाद चार निष्कर्ष 1 2 3 4 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला दिया है हमको, सभी गाय दूध है। ओके फ्रेंड्स, तो सभी गाय क्या है, दूध है, हमने बनाया है इसको। आगे दिया है सभी दूध मक्खन है, तो आगे बनाते हैं हम, सभी दूध जो है क्या हो जाएंगे आपके, मक्खन हो जाएंगे। चेक करते हैं, कुछ मक्खन दूध है, तो हम देखते हैं कि हाँ, कुछ मक्खन जो है क्या है, दूध है। और कुछ दूध गाय है, तो जी हाँ, कुछ दूध जो है गाय है। दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। सभी मक्खन दूध है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि सभी, जितना जो मक्खन का गोला है वो दूध के गोले के अंदर आना चाहिए, लेकिन बाहर जा रहा है, तो ये वाला हो जाता है गलत। और सभी दूध गाय हैं, तो सभी दूध गाय हैं। देखिए, सभी जो दूध वाला जो गोला है वो गाय के अंदर आना चाहिए, मतलब गाय का गोला बाहर आना चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसका एक सरल तरीका ये भी था दोस्तों कि सभी सभी वाले जब हमको कथन दिए गए हों, तो कुछ कुछ वाले, अगर यहाँ पर सारे कथन पॉजिटिव हैं, है ना, पॉजिटिव हैं, मतलब कि नहीं वाले नहीं है, तो कुछ कुछ वाले सारे के सारे पॉजिटिव वाले सही हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ हमको चेक करने रहते हैं सभी वाले, तो हमने चेक कर लिए। तो ये दो तो पहले से ही, मतलब अगर आपको पता हो तो सही होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। हम देखते हैं कि हमारा सी वाला आंसर सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमको, निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आ जाएगा। दोस्तों ऐसे वाले सवाल में हमको सबसे पहले ग्रुप बनाने होते हैं। ओके, ऐसे वाले सवाल में क्या करना होता है, ग्रुप बनाने होते हैं। वो ग्रुप हो सकता है कि 3 3 अक्षरों के बने, 4 4 अक्षरों के बने, 5 5 अक्षरों के बने। तो हम सबसे पहले इसको ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर 2 बार ए आया है, यहाँ पे कोई स्थान छुटा है, वापिस ए आया है। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 3 बार ए आया है लगातार। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 बार बी आया है, यहाँ पर 4 बार सी आया है, और यहाँ पर वापिस 3 बार डी आया है, और यहाँ पर 3 बार। तो इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 4 बार सी आया, यही आपके लिए मेन पॉइंट हो जाएगा कि आप इसको 4 4 के ग्रुप में बांट लो। ठीक है, तो ये मैंने इसको 4 4 के ग्रुप में बांट लिया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, सी मतलब 4 बार आ रहा है, तो ये होना चाहिए आपका ए, ये होना चाहिए आपका बी, ये होना चाहिए इसमें डी, और ये होना चाहिए आपका सी, और ये होना चाहिए आपका बी। तो आप देखते हैं ए बी डी किस में आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ए बी डी इसमें आ रहा है और सी बी, लेकिन इसमें आ रहा है बी सी, ये भी गलत हो जाएगा। ए बी डी, तो ये हो रहा है ए बी डी और सी बी, मतलब तीसरा वाला आंसर आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, ये वाला तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आएगा। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये वाला प्रश्न जो है रॉन्ग है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ये जो है छोड़ते हैं। अगर आपसे बने तो मुझे बताइएगा जरूर, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 80।
निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो श्रृंखला है ये कहीं ना कहीं आपको देखी हुई लग रही होगी, क्योंकि ये जो है सभी संख्या, ये जो है संख्याओं के वर्ग हैं। अब देखते हैं कि ये वर्ग किन के हैं। तो देखो 225 होता है आपका किसका, 15 का, और 196 होता है आपका किसका, 14 का, ये हो जाता है आपका 13 का, और ये हो जाता है आपका 11, 10 और 9 के। तो किसका नहीं आया दोस्तों, 12 का नहीं आया। तो 12 का कितना होता है आपका 144। तो 12 का जो वर्ग है 144, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं, आप आसानी से निकाल लेंगे, बस तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर पानी को दूध कहा जाए, दूध को रक्त कहा जाए, रक्त को चाय कहा जाए, चाय को स्याही कहा जाए, और स्याही को शीतल पेय कहा जाए, तो हम कलम भरते हैं। दोस्तों, कलम में वास्तविकता में क्या भरी जाती है? स्याही। और यहाँ पर हम स्याही को बोल रहे हैं शीतल पेय। बाकी किसी को नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, जो हमसे पूछ रहा है ना उस पॉइंट पर फोकस करना है कि स्याही को हम क्या बोलते हैं। स्याही को बोलते हैं हम शीतल पेय। ठीक है, तो हम शीतल पेय से किसको भरेंगे, कलम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतल पेय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ हैं। ए बी के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर। एक स्थिति हमको बी के साथ भी दर्शाई गई, दिखाई गई है, और सी के साथ भी दिखाई गई है। आगे दिया है ए ओ के दाईं ओर और बी डी के दाईं ओर। मैं कहूंगा कि दोस्तों इस प्रश्न को जैसे ही आप पढ़ें और सोल्व करना स्टार्ट कर दें। ओके, तो पहली वाली पंक्ति से चलते हैं। ए जो है बी के दाईं ओर है। सबसे पहले हम बता दें आपको, ये होता है बायां और ये होता है क्या, दायां। ठीक है, तो ए बी के दाईं ओर है, तो ये किस बी किस साइड में आ जाएगा, ए जो है बी के दाईं ओर है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ए जो है बी के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है। ठीक है, तो ए जो है सी के किस साइड में आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाएगा। आगे दिया है ओ ए के दाईं ओर है। किसके दोस्तों, ओ ए के दाईं ओर है। अब देखो यहाँ पर तो सी आ गया और ए से बात कर रहा है, तो इसका स्थान हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या आ सकता है, ओ आ सकता है। या फिर अगर यो ओ यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कौन आएगा, सी। मतलब इन दोनों का स्थान अभी पूर्ण रूप से फिक्स नहीं है। आगे दिया है हमको बी डी के दाईं ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका बी डी के दाईं ओर है। ठीक है, आगे प्रश्न में दिया है कि कौन सा घर मध्य में है। तो मध्य वाला तो हम आसानी से निकाल लेंगे, ये रहा, ये जो है मध्य में है। लेकिन अगर हमसे चौथा या फिर पांचवा पूछा जाता तो हम उसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। पहला दूसरा पूछते तो हम बता देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में BRCKET को कुछ न्यूमेरिक कोड दिए हैं 9 3 4 1 2 8 5, और डियर को 6 8 4 3 से लिखा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप जो कॉमन वर्ड है उनको मिला लीजिए, है ना। तो इसमें देखता हूँ कि मैं ई क्या है, कॉमन वर्ड है, इसमें भी ई है। तो यहाँ पे इधर पीछे लास्ट से आ रहा है, सेकंड नंबर पे इधर फर्स्ट से आ रहा है। अगर इन दोनों का कोड जो है सेम है, मतलब कि सारे अक्षरों के साथ एक एक नंबर दिया हुआ है। तो ई इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 आ रहा है, और इधर दूसरे नंबर से भी 8 आ रहा है, मतलब ई का 8 है। तो इस प्रकार से मैं बोलूँ कि बी का क्या होगा, तो 9 होगा, आर का क्या होगा, तो 3 होगा, ए का क्या होगा, 4 होगा, सी का क्या होगा, 1 होगा, के का क्या होगा, 2 हो जाएगा, ई का 8 है, और टी का क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो डी का 6, ई का 8, ए का 4 और आर का 3 होगा। अब हमको पूछा है किसके बारे में, TRADE के बारे में। ठीक है, तो टी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5। आर की बात करूं मैं आपसे तो क्या हो जाएगा, 3। ए की बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 4। और डी की मैं बात करूं आपसे तो क्या हो जाएगा, 6। और ई की अगर मैं बात करूं आपसे तो हो जाएगा 8। देखिए, ये वाला 53 668 जो है हमारा सही है। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला दिया है हमको, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, जो हमको शब्द दिया है इससे ऑप्शन मिलाने हैं और बताना है कि कौन सा इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं TAIL, क्या ये सभी के सभी वर्ड इसमें हैं, बिल्कुल है, पीछे दिख रहा है ऐसा कैसे, TAIL, तो ये तो बनाया जा सकता है। अगला वाला मिलाते हैं, TALE। दोस्तों टी है, ए है, एल है, लेकिन ई इसमें, ई भी इसमें है। ओके, तो ये भी नहीं होगा। आगे मिलाते हैं, TEAM, टी इसमें है, ई इसमें है, ए भी है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कहीं पर भी एम नहीं है। ठीक है, तो सी वाला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला वाला आपको मिलाने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो देख सकते हो यहाँ पे VOTE। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, तो जो डिक्शनरी होती है उस क्रम में इनको हमें जमाना है। ठीक है,
तो देखते हैं कि सभी में डी है, सभी में आई भी है और डबल एफ भी सभी में है। तो यहाँ तक तो नहीं देखना है, आगे देखना है कि आगे इसमें आ रहा है आई और इसमें आ रहा है ई। तो दोस्तों ई पहले आएगा या फिर आई पहले आएगा, तो आप बोलेंगे कि एबीसीडी में तो ई पहले आएगा, तो ई वाला वर्ड पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे। तो हमारा पहला वाला आंसर गलत हो जाता है क्योंकि इसमें तो पहला वाला दिया हुआ है। और आगे देखते हैं तो तीसरा वाला आंसर भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें दूसरा वाला दिया है। अभी संभावना है दो है हमारे पास, दोनों को हम चेक करते हैं। जब ई वाला पहले आ जाएगा तो फिर इन तीनों का नंबर हम आई से चेक नहीं कर सकते, तो हमें आगे जाना होगा। तो अगला वाला वर्ड देखते हैं, आई से आगे वाला। अब इसको नहीं देखना है ना, डी वाला ये तीसरा वाला तो क्या हो गया, लॉक हो गया। अब देखना है हमको सिर्फ ये तीन। तो आई से आगे देखते हैं कि इसमें डी आ रहा है, दूसरे में सी और चौथे वाले में डी आ रहा है। तो आप बताइए सी पहले आएगा या फिर डी पहले आएगा, तो सी पहले आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला दूसरे नंबर पे लॉक हो गया। अब इसको भी नहीं देखना है ना, दूसरे वाले को भी दूसरी बार में नहीं देखना है। अब देखना है सिर्फ किसको, फर्स्ट को और फोर्थ को। तो डी के बाद देखते हैं तो यहाँ पे दोनों में ई ई आ गया, इससे भी काम नहीं बना। एन एन चेक करते हैं, उसके बाद आ रहा है टी और सी। तो बताओ सी पहले आएगा या फिर टी पहले आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर चौथा वाला पे सी वाला जो है पहले आएगा। तो लास्ट में कौन आएगा, ये वाला। तो हमारा जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सबसे पहले थ्री, फिर टू, फिर आएगा हमारा फोर्थ, तो फिर आएगा वन। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 17 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग 13 दिनों में पूरा करते हैं, तो 65 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों ऐसे सवालों में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एम डी एच बटे डब्ल्यू वाला, है ना। एम डी एच बटे डब्ल्यू बराबर एम डी एच बटे डब्ल्यू, यही होता है। तो इसमें जो पहली कंडीशन है उसको तो हम वन 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 दे देते हैं, और जो दूसरी कंडीशन है उसको टू 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 दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात हुई नहीं है किसकी, घंटों की, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जो बचा हुआ है इसी को हम उपयोग में लेंगे। तो एम मतलब आदमी हो जाएंगे मेन, और डे मतलब दिन, और वर्क मतलब कि काम जो है वो हो जाएगा। तो देखते हैं कि 17 आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 13। अब काम को हम यहाँ पे वन लेते हैं क्योंकि जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें दुगुना काम तिगुना काम होता है, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। जहाँ पे सिंपल क्वेश्चन हो वहां पे दोनों तरफ काम को कितना ले लो, एक ले लो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 65 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, काम कितना हो जाएगा, वन वन। तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात करें आगे की, तो 17 में 13 का इंटू करेंगे हम, तो हमारे सामने आएगा कितना, 221। और इधर से अगर डी 65 को अगर हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर होगा, वो यही आपको ऑप्शन में भी दिया गया है। हालांकि ये संख्या अभी कटनी है, हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जैसा हमको दिया है वैसा हमको मिल गया, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि सर्कल की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर हो तो सर्कल के क्षेत्रफल की गणना करो। तो दोस्तों सर्कल होता है वृत्त, और इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पाई का मान तो हो जाएगा 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब 4.5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर। ठीक है, तो 4.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 4.5 इंटू 4.5, तो यहाँ पे पाँच का तो हो जाएगा 25, और एक संख्या बढ़ाकर गुणा करते हैं तो 5 चौक 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 20.25। आगे की बात करूँ इसका इंटू करते हैं, 22 का इंटू करते हैं, 22 पंजे होते हैं 110 की शून्य लग जाएंगे हासिल के 11, और आगे इसको हल करते हैं 22 दूना 110, 22 दूना, तो ये आपके सामने आएगा ओके फ्रेंड्स, इस गणना को आप आराम से करिए। ये आएगा आपके सामने 445.50, और बटे में आ जाएगा आपका क्या, 7। अब बात करते हैं कि इसको जब हम काटते हैं तो देखते हैं कि 7 छंग कितने होते हैं, 42। ठीक है, तो दो बचेंगे, 25 हो जाएंगे, 7 तिया 21। अब इससे आगे भी ये कट रहा है, लेकिन हम ऑप्शन को मिला लेते हैं। अगर हमारा ऑप्शन मिल रहा हो तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है दोस्तों, 63 वाला, बी वाला, 63.64। पूरा सवाल अगर हम करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। तो एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको प्रश्न कैसे हल करने हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्कल का व्यास ढूंढें यदि सर्कल का क्षेत्रफल कितना हो, 335 सेंटीमीटर हो। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे ऑप्शन किसमें है, दशमलव में। तो ये सवाल भी किसी न किसी आपको दशमलव के रूप में परेशान करेगा। तो आपको पता है कि सर्कल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, जो भी हमने लिखा था वही होता है। तो देखते हैं कि 22/7 यही आपको दिया है, कितना हो जाएगा, 335, और इंटू में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसको हम इधर लेते हैं तो आपके सामने होगा 7 इंटू 335 बटे में आ जाएगा आपका 22। ओके फ्रेंड्स, और सामने रह जाएगा आपका कौन, आर स्क्वायर। इसको हम हल करते हैं
तो आपका 7 में 5 का इंटू होगा तो आ जाएगा 7 5 35, 7 या 21 और 3 आपका आ जाएगा 4 और 7 या 21 और तो हो जाएंगे आपके कितने 2345। ओके, बटे में आ जाएगा कौन आपका 22 और इधर आ जाएगा कौन आर स्क्वायर। दोस्तों अब इसको हमें काटना है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको हम काटते हैं, 22 एक कम 22, आगे आएगा आपका एक बचेगा, सवाल नहीं जाता उसकी शून्य, और 22 110 लगभग इसके आ रहा है। दोस्तों अब इससे आगे हमें हल नहीं करना है, हमें आर स्क्वायर निकालना है ना। तो स्क्वायर का ये इधर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो 106 के लगभग हमें एक वर्ग सोचना है कि क्या होता है। तो देखो 10 का होता है कितना 100, ये बड़ा है मतलब हम इस 100 के आधार पर गणना करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा छोटा आएगा। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर बराबर हम ले रहे हैं कितना 100, तो हमारा जो आर आएगा वो कितना आएगा 10। और अगर आर से हम बनाएंगे डी मतलब कि व्यास, ये जो कि इसका होता है कितना 2 गुना है ना, त्रिज्या से व्यास दुगना होता है, तो डी हो जाएगा कितना 20। 20 से हल्का सा बड़ा मान कौन सा है वो देखते हैं। 20 से हल्का सा बड़ा मान है हमारा पहला वाला, और ये वाला जो है हमारा आंसर सही होगा। इन सवालों को बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल नजदीक की वाले वर्ग से ही हल करेंगे, क्योंकि इसका वर्ग निकालने बैठेंगे तो आपसे पेपर कभी हल ही नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है क्यूबाइड के सतह के सतह क्षेत्र का पता लगाएं यदि लंबाई आपको दी हो 5.2, चौड़ाई ये है और ये है। ठीक है, तो क्यूबाइड बोलते हैं दोस्तों घनाभ को। घनाभ के संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है आपके सामने वो हो जाता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। ओके, तो मान ही रखना है, सिर्फ इन तीनों का इंटू करना है और ये सवाल आराम से हल हो जाएगा। उसके बाद जोड़ के 2 में गुणा करना है। रखते हैं मान हम, तो ये होगा आपका 5.2 इंटू 7.8 प्लस 7.8 इंटू ऊंचाई कितनी है 9.7, फिर प्लस और 9.7 इंटू हो जाएगा आपका कितना 5.2। ठीक है, बिल्कुल आराम से, आपको दशमलव से डरना नहीं है। और 52 में 78 का गुणा कर लीजिए, 78 में 97 का कर लीजिए, 97 में 52 का कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 40.56, और दो दो अंकों को छोड़कर आप लगा लीजिए क्या दशमलव। ओके, ये हो जाएगा आपका 75.66 और ये हो जाएगा आपका 50.44। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने आएगा तीनों का योग। ये दो तो हम भूल ही गए, ये दो यहाँ पे भी आएगा, दो यहाँ पे भी आएगा और दो यहाँ पे भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इनका योग आएगा आपके सामने 166.60, और जब इसका हम इंटू करेंगे तो हमारे सामने आएगा 333.32। ओके, ये वाला जो है हमारा आंसर सही है। हालांकि इस सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते थे। इसको मान लीजिए आप यहाँ पे इस वाले स्टेप के बाद अगर आपसे दशमलव में हल नहीं हो पाता है तो आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, नीचे बताता हूँ थोड़ा सा। 5.2 जो है इसको मान लीजिए आप 5, और 7.8 जो है इसको मान लीजिए आप 8। बिल्कुल नजदीक में लेना है जिसका आप आराम से गुणा कर पाए ना। और यहाँ पे 7.8 को ले लीजिए आप, 7.5 भी ले लीजिए, इसका आसानी से किसमें गुणा कर लेंगे 10 में गुणा कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। और आगे जो है इसको ले लेता हूँ मैं, बिल्कुल 10 के नजदीक है, और ये जो है किसके 5 के नजदीक है। ओके, इनका इंटू आप आसानी से कर पाएंगे। तो 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा कितना 7.5 में सिर्फ 10 का करना है तो दशमलव हट जाएगी 75, और ये हो जाएगा 50। अब देखते हैं हम इन तीनों का योग कितना होता है। ओके, तो आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5 और 4 9 और 7 कितना हो जाएगा 165। और जब इसमें आप 2 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 दूना 32, और इसके नजदीकी मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 31 से विभाज्य है। तो दोस्तों आपको इसमें कोई मेथड काम नहीं करेगी, ये की करेगी कि आप हर संख्या को क्या करो 31 से भाग देकर देखो। ए का जो मान है उसको भी देखो, बी में जो मान है उसको भी भाग देकर देखो, सी का जो मान है उसको भी देकर देखो, डी का जो मान है उसको भी आपको किससे भाग देकर देखना पड़ेगा 31 से। मैंने इस सवाल को पूरा हल किया, उसके बाद पता चला कि ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है गलत है। तो इस प्रश्न को आप करेंगे 36 से हल, है ना, ये बनाया है हमने 36 से हल करना है। और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कहाँ बताना है दोस्तों, कमेंट में बताना है। ओके, इस प्रश्न का मैं आपसे इंतजार करूंगा। क्या करना है आपको, सिर्फ भाग देना है। जैसे कि ये 90 44 और 31 है, इसको 36 से भाग देना है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन को भाग देना है और बताना है कि कौन सा है 36 से विभाज्य। 31 से आप देख लेना कोई भी नहीं है, सारे ऑप्शन गलत है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक संख्या दी है जिसमें से 2 अंकों को हटाया गया है और ये पूछ रहा है कि वह संख्या 12 से विभाज्य है। ऐसा इसने फिक्स बताया है कि वो किससे विभाज्य है 12 से विभाज्य है। तो हमें निकालना है 2a प्लस 3b का मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे दिया है हमको, लिख लेता हूं मैं, a 6 5 4
3778b। ये किससे विभाज्य है? 12 से। 12 से विभाज्य होने वाली संख्या 4 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। तो दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम है कि इसके दहाई के 2 अंक जो है अगर 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? आपकी 4 से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में कितना है? 8 है। तो 8 तो विभाजित होता है 4 से। अब बी के स्थान पर क्या लिया जाए कि वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए? तो इसकी जगह आप 0 ले सकते हो, है ना? 0 लोगे तो 80 विभाजित हो जाएगा। आप बी के स्थान पर 4 ले सकते हो तो 84 भी बिल्कुल 4 से विभाजित हो जाएगा और आप ले सकते हो 88। अब इन तीनों ऑप्शन में से आपको कौन सा लेना है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ए का मान। ठीक है, तो 3 का नियम कहता है कि जो संख्या है उसको आप जोड़िए और अगर उस उसका जो योग आता है वो अगर 3 या फिर 3 का गुणज होगा तो जो संख्या है वो पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगी। तो हम जोड़ के देखते हैं। हमारे सामने 6 और 5 हो जाएंगे 11, 11 और 4 हो जाएंगे हमारे सामने 15, 15 और 3 हो जाएंगे 18, 18 और 7 25 और 7 32, 32 और 8 हो जाएंगे हमारे सामने 40। उसके बाद 2 संख्याएं और हैं। 40 के बाद हमको ए भी लेना है और बी भी लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ले लेते हैं बी को सबसे पहले 0। क्या ले लेते हैं? 0। तो अब बताओ 40 और 0 तो 40 ही हो गए। तो क्या 40 कटता है क्या? 3 से नहीं कटता है। तो बी का मान कितना लेना पड़ेगा? 40 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। 40 में हम क्या जोड़ेंगे? तो हम 2 जोड़ लेते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 40 प्लस 2। तो 42 जो है किससे विभाजित हो जाएगी? आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ए का मान कितना लिया हमने? बी, और एक बी का मान कितना लिया? 0। अब इससे हम इसका मान निकाल कर देखते हैं। अगर हमारा ऑप्शन सही है तो हमें आगे वाले मान को कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2a प्लस 3b, तो ए का मान तो है कितना? 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 3b मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरे का मान 0 हो जाएगा। 0 का गुणा किसी में भी करो 0 हो जाएगा। और 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 4। तो 4 इस ऑप्शन में दिया है। अगर नहीं दिया होता तो हमें ये 2 संख्याएं और ट्राई करनी पड़ती। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ये वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 5 गुना थी। वर्तमान में पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 3 गुना है। बेटे की उम्र ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो जहां पर जो हमको ज्ञात करना होता है वर्तमान की स्थिति अगर ज्ञात करनी है तो इसको हम वर्तमान को पहले लेते हैं। ओके, बात कर रहे हैं एक तो है सन और एक है फादर। ठीक है, तो वर्तमान की ज्ञात करनी है तो वर्तमान को लिखते हैं हम ऊपर। कितने का अनुपात दिया है हमको? वर्तमान स्थिति में पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी है? 3 गुना है। ठीक है, तो अगर बेटे की उम्र 1 है तो पिताजी की कितनी हो जाएगी? 3। आगे इससे पहले की कंडीशन दी है 5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 5 गुना थी। कितनी गुना थी दोस्तों? 5 गुना। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का। ठीक, हमें जो भी मान ज्ञात करना होता है उसको ले लेते हैं हम ऊपर ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। इस वाली मेथड में होता है इन दोनों का क्रॉस गुणा और जो मान आता है इनमें बटे वाले दोनों संख्याओं का निकालते हैं हम अंतर। क्रॉस गुणा करते हैं 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो मान आएगा 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 2। इसमें जितने साल का हमारा डिफरेंस होता है उसका हम कर लेते हैं इनटू। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा कितना? 10। तो वर्तमान में बेटे की उम्र पता नहीं है तो इसका इंटू कर लेते हैं हम किसमें? 1 में। तो कितना आएगा हमारा? 10। और हमसे अगर पिताजी की उम्र पूछी जाती तो हम कर लेते हैं क्या? 3 में इंटू, तो वर्तमान में पिताजी की उम्र कितनी आ जाती? 30। अगर आप इसको इसी सवाल को इस प्रकार से करते हैं, मैं क्लीन कर लेता हूँ 1 सेकंड। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है क्योंकि वही तरीका आपके लिए सही है। अगर आप इसी सवाल को इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि आपने प्रश्न पढ़ना शुरू किया और अगर सोल्व करना शुरू कर दिया कि 5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 5 गुना थी और अपना आपने बिल्कुल प्रोसेस चालू कर दी इस प्रकार से, वो वर्तमान में पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की कितनी है? 1:3 में है। तो इस सवाल को जब आप हल करेंगे ना तो भी आपको मान ऊपर वाला ही आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप क्रॉस गुणा कर लीजिए 5 एकम 5 और ये हो जाएगा कितना? 3। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 5 वर्षों का। तो क्या प्रोसेस वही है? इसमें भी इन दोनों का अंतर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने कितना? 2। और ये जो है इसका भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2।
और इसमें भी वही जितने सालों का यहाँ पे अंतर हो उसका इंटू कर लेते हैं। 2 इंटू 2 हो जाएगा और कितना आएगा मान 5। अब दोस्तों इसका इंटू हमें सिर्फ ऊपर ही कर सकते हैं, नीचे वाले में नहीं कर सकते है ना, नीचे वाले में करेंगे तो हमारा मान गलत आएगा। अगर ऊपर वाले में करते हैं तो इसकी क्या कौन सी उम्र आएगी, 5 साल पहले की, तो पहले 5 साल पहले इसकी उम्र 5 साल थी और 5 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी थी, 25। अगर इनमें हम दोनों में 5-5 जोड़ते हैं तो यहाँ पे बेटे की वर्तमान उम्र और यहाँ पे पिताजी की वर्तमान उम्र 10 और 30 आ जाएगी, है ना। दोनों ही विधि आपको ध्यान में रखनी है और जैसी आपको अच्छी लगे उससे हल करना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड आवश्यक होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा कि हमने अभी अभी किया था। यहाँ पे भी हमको निकालना है क्या, घनाभ का क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र होता है, ये होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो लंबाई यहाँ पे हमको दी है 10 और अगला हो जाएगा 15 प्लस 15 इंटू 8 और ये हो जाएगा 8 इंटू 10। ठीक है फ्रेंड्स, इनका इंटू कर लेते हैं। 15 में 10 का करोगे तो आएगा कितना, 150 और 15 8 होते हैं 120 और ये हो जाएगा आपको 8 में 10 का तो हो जाएगा कितना, 80। इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, 200, 120 और 80, 200 इसमें जोड़ेंगे आप इसको तो ये हो जाएगा 350, तो इसका डबल कितना हो जाएगा आपका, डी वाला आंसर सही है, 700 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ए तथा ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी हुए ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमको ए बी और सी का ये कितने कितने दिनों में काम करते हैं, ये करता है 50 दिनों में सेम काम को, है ना, और ये करता है 75 दिनों में और ये करता है 20 दिनों में दिया है। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इन तीनों का क्या एलसीएम, क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। ये हो जाएगा आपका क्या, 300। ये आया आपके सामने काम, टोटल काम इतना है ना। किसी कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि बुक की प्रिंट करवा लो आप, तो हमें 300 बुक प्रिंट करवानी है, तो ए भाई सबको लगते हैं 50 दिन, बी को लगते हैं 75 दिन और सी तो 20 दिन में ही कर देगा। तो अब देखिए कि 50 दिन में कोई व्यक्ति अगर 300 बुक छाप रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, क्या करेंगे, 300/50, तो उसके एक दिन की क्षमता आ जाएगी, तो ए की एक दिन की क्षमता हो जाएगी 6। उसी प्रकार से आप करेंगे बी के लिए तो हो जाएगा कितना, 4, और इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 300। ये तीनों क्या आ गई, ए बी तथा सी की एक एक दिन के काम करने की क्षमता। तो इनको जोड़ लेते हैं तो इससे पता चलेगा कि ये पूरा काम एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 6, 4, 10 और 15 हो जाएगा कितना, 25। 25 काम को अगर तीनों एक साथ करें तो एक दिन का काम इनका बनता है कितना, 25। प्रश्न में हमको दिया है कि वे सभी 4 दिन तक साथ काम करते हैं, है ना। तो एबीसी तीनों मिलकर करते हैं, तो इन तीनों का कॉमन एक दिन का काम कितना है, 25, और ये 4 दिन से करते हैं, तो 100 पुस्तकें इन्होंने छाप ली, मतलब 100 काम इन्होंने खत्म कर लिया। तो बचा हुआ काम कैसे निकालोगे, 300 में से 100 गए तो बचे कितने, 200। और आगे दिया है कि ये सी काम छोड़ देता है और ए बी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो अब है ना, सी का काम हम हटा देते हैं, तो ए एक दिन में 6 पुस्तकें बनाएगा और बी जो है 4 पुस्तकें बनाएगा। तो इस प्रकार से दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। तो ये जो है 200 दिनों में 200 पुस्तकों को छापने में 10 दिन लगाते हैं, तो जो है ये हो जाएगा आपका, तो ये 20 दिनों में जो है इस काम को पूरा खत्म कर देंगे। क्या 20 ऑप्शन में हाँ है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने, कोई बक्सा जब रेत से भरा हो तो उसका वजन 8.5 किलोग्राम होता है। जब वह आधा भरा होता है तो उसका वजन 5.5 किलोग्राम होता है। तो खाली बक्से का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8.5 किलोग्राम का वजन होता है उसका, जब बक्सा और रेत दोनों फुल भरी, मतलब बक्से का वजन तो फिक्स है, प्लस में रेत क्या है, फुल भरी हुई है ना, तो कितना वजन है, 8.5। बात करते हैं कि जब वो आधा भरा हो, मतलब कि आधा बक्सा इन्होंने क्या किया, खाली किया। आधा बक्सा खाली किया तो बक्से का वजन तो रहेगा, जो है वही रहेगा। बक्से के साथ में क्या हो जाएगी, रेत सिर्फ आधी हो जाएगी, तो रेत आधी तो निकल जाएगी। तो इसका अंतर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, पॉइंट में तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब कि यहाँ पे हम समझिए कि 3 किलोग्राम क्या हो गई, कम हो गई, और आधा बक्सा रेत का खाली हो गया। कितना खाली हो गया, आधा, और आधा भरा हुआ है। तो दोस्तों आधा भरा हुआ है और इसके साथ बक्से का वजन है, और ये जो है रेत खाली कर दी, तो कितनी करी, 3 किलो।
अब ये पूछ रहा है कि केवल बक्से का वजन कितना है, तो आधी कर दी तो आधी और कर देते, तो आधी और कितनी है, 3 किलो है। तो 5.5 में से हम कर लेते हैं किसको कम, 3 को कम, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2.5। बक्सा जो है 2.5 किलोग्राम का है। सी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने, राम को 100 मीटर प्रति मिनट की दर से तिरछा चलकर आयताकार क्षेत्र को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं और शाम को 105 मिनट प्रति मिनट की दर से चलकर 40 सेकंड लगते हैं, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके लिए एक आयताकार क्षेत्र बना लेता हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ये हो गया, तिरछा चलता है तो ये तिरछा भी चल गया, ठीक है। 100 मीटर प्रति मिनट की दर से, दोस्तों 100 मीटर चलता है वो 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 60। इस दर से वो चलता है और चलता है कितने समय तक है, 30 सेकंड तक, ठीक है। 30 सेकंड तक वो चल रहा है, इसको काटते हैं, 30 दूना 60 और ये हो जाएगा कितना, 50। तो ये आ गया आपका 50 मीटर। राम यहाँ पर चलता है, तिरछा चलता है और 50 मीटर चलता है, ओके। अब बात करते हैं शाम 105 मीटर प्रति मिनट की दर से किनारे पर चलकर 40 सेकंड में उसी क्षेत्र को पार करता है। ये जो क्षेत्र है इसके किनारे पर चलता है राम, या तो इसको स्टार्ट करवा दो यहाँ से, तो इस प्रकार से इधर निकल जाएगा, या फिर ऐसे आ जाएगा, किसी भी एक साइड चलाओ, लंबाई और चौड़ाई तो आयत में बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ चलता है, शाम इधर चलता है, ओके। तो देखो 105 मिनट की दर से 105 और सेकंड का ले लेते हैं हम 60 और इसके अंदर इंटू कर लेते हैं जितना वो चला, ठीक है। तो 20 दूना 40 और 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। 3 से इसको काटते हैं, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। 35 दूना यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 70। 70 जो दूरी है दोस्तों वो ये वाली भी है, ये वाले और ये वाली भी दोनों मिला करें, और पूछा है कि क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको पता ही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई हमको पता लगानी है। तो दोस्तों आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, है ना, तो उसमें होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 70 को ऐसे दो भागों में बांटो कि कर्ण रहे 50, तो 50 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 2500, है ना। तो आप देखोगे कि 900 होता है किसका, 30 का, और 1600 होता है किसका, 40 का। दोनों को जोड़ोगे तो 2500 बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ले लेते हैं 40 मीटर और इसको ले लेते हैं कितना, 30 मीटर, है ना। तो इसका इंटू हम करते हैं तो 40 इंटू 30 और इस क्षेत्र का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल 4 तिया 1200। कौन सा आंसर सही रहेगा हमारा, पहला वाला। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, विवेक ने अपनी पुत्री से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक थी। दोस्तों विवेक की विवेक के जन्म के समय, विवेक की पुत्री के जन्म के समय विवेक की आयु कितनी होगी, विवेक की वर्तमान आयु की में से अगर हम उसकी पुत्री की आयु को कम कर लें तो वो वाली होगी। तो इसकी पुत्री की आयु में मान लेता हूँ कि इसकी पुत्री की जो आयु है वो है डी, है ना, डी मतलब टोटल ले लेते हैं। तो इसकी वर्तमान आयु है 35 वर्ष, इसमें से हम किसको कम कर लेंगे, इसकी वर्तमान बेटी की वर्तमान आयु को, तो किसकी उस समय की आयु आ जाएगी, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, पुत्री के जन्म के समय इसकी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक है। तो इसकी वर्तमान आयु हमने डी मानी, इससे कितनी अधिक है, 15 वर्ष अधिक है, ठीक है। इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा आपका, डी को मैं इस साइड ले लेता हूँ 2d और इधर 35 माइनस 15 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 20 और इधर हो जाएगा 2d, इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना, d बराबर 10, मतलब इसकी जो वर्तमान आयु है कितनी है, 10 वर्ष है। प्रश्न में पूछा है 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद की बतानी है हमको, तो इसमें हम +5 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी कितनी, 15 वर्ष, और ये हमारा बी वाला आंसर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात 3:1 है, तो उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। दोस्तों कितना कितना दिया है, 3:1 में, ठीक है। तो इस जब हम गुणा करते हैं तो इसको हम ले लेते हैं 3x, इसको हम ले लेते हैं 1x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 147 के। इसका इंटू हम करेंगे तो हमारे सामने आएगा 3 और x में x का होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 147 के बराबर है, ठीक है। 3 से हम इसको काटते हैं, ये हो जाएगा हमारा, और एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारे सामने कितना, 7। एक्स स्क्वायर का 49 और एक्स का मान कितना आ जाएगा, 7। एक्स का मान यहाँ पे रखते हैं, इनकी आयु आ जाएगी 7 तिया 3 में और अनुपात 1 में किसका इंटू कर लेते हैं, 7 का, 7 तिया 21 हो जाएंगे और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। ये किस इनकी वर्तमान आयु आ गई, लेकिन हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद की, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 21 + 5 मतलब कि 26 वर्ष, और 7 + 5 मतलब कितनी है, 12 वर्ष, और इसका पूछा है हमसे अनुपात,
तो 26 और 12 का हम 2 से काटते हैं तो आ जाएगा 13:6, यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 43, 91, 183 को इस प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो होता है, इन संख्याओं के अंतर का हमको एचसीएफ निकालना है। इन संख्याओं के अंतर का एचसीएफ ही वो संख्या होगी जिससे अगर हम संख्याओं को भाग दें तो एक ही शेषफल हमको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करते हैं, निकालते हैं इनका अंतर। 91 में से 43 को घटाना है, 183 में से 91 को घटाना है, और 183 में से किसको घटाना है, 43 को घटाना है। ये हो जाएगा आपका कितना, 48, ये हो जाएगा 92, और ये हो जाएगा आपका कितना, 140। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं कि इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा, 48, 92 और 140 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आपके सामने आएगा कितना, 4। इस प्रश्न का सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे इनमें भाग देकर देख लो, आसानी से हल हो जाएगा। 43/4 कर लो, 91/4 कर लो, अगर सेम शेषफल बचता है तो यही आपका आंसर है ना। मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, आप करके देखिएगा क्या सेम शेषफल बचता है, अगर बचता है तो 4 ही आपका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारा 100वें नंबर का। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, एक श्रृंखला दी है हमको, 45, 46, 70, 141.10, 61.5। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर 45 में सिर्फ एक का इंटू करके प्लस 1 करूं तो 46 आएगा। 45 से कम 45 प्लस 1 46। ठीक है, आगे इसकी बात करूं तो ध्यान से देखिए, 45 में मैं इंटू करता हूँ किसका, 1.5 का, और प्लस करता हूँ 1, तो हमारे सामने कितना आएगा, 70। आगे जो है इसमें मैं इंटू करता हूँ 2 का और प्लस कर लेता हूँ 1, 70 का डबल हो जाएगा 140 और प्लस 1। तो यहाँ पे सीरीज के हिसाब से किसका इंटू होना चाहिए बताइए, 2.5 का इंटू होगा और प्लस कौन हो जाएगा, 1। तो 141 में हम 2.5 का इंटू करते हैं और जोड़ते हैं 1, तो हमारे सामने आएगा 353.5, है ना। तो इसी प्रोसेस में अगर हम इसी को आगे हल करते हैं तो इंटू 3 प्लस 1 करके देखिएगा, 1061.51 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा 353.5। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।